मेरे पिताजी केपी सिंह जी जब आए प्रोफेशन में तो पंडित रामदास धर दुबे यहाँ एक छोटे से कमरे में वो रह करके उन्होंने अपनी वकालत सन 1958 में शुरू की। उनका प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास किया गया। प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल बोथ शुड फैसिलिटेट द जस्टिस कि आरोप पत्र जो है वो माननीय मजिस्ट्रेट महोदय की अदालत में दाखिल होते हैं। ऐसा कोई दबाव नहीं होता। मॉनिटरिंग होती है कि जो एविडेंस आई है ये एविडेंस में कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है, कोई हमको ज्ञान दे रहा है किसी बिंदु पर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो असिस्ट करेंगे। जिद करने लगते हैं थोड़ा कि 8 गवाह हैं तो 8 पेश कीजिए। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, अधिवक्ताओं का जीवन लगातार चुनौतियों से भरा होता है और ये चुनौतियाँ इस कदर की होती हैं कि अगर इस चुनौतियों को आने वाली पीढ़ी ठीक से यदि समझ नहीं सकती है तो वो दिग्भ्रमित हो जाती है और उस व्यवसाय में वो लंबा सफ़र तय नहीं कर पाती है। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि उस क्षेत्र के जो अनुभवी लोग हैं उनके जीवन वृत्त के या उनके जीवन दर्शन के बारे में हम आने वाली पीढ़ी को अवगत कराएं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लगातार अधिवक्ताओं से बातचीत करते हैं और वो बातचीत का पूरा विवरण हम अपने दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आज जो हमारे समक्ष अधिवक्ता बैठे हुए हैं, आप अधिवक्ता हैं, आपका नाम यशपाल सिंह है, लेकिन अभी तक हमने प्रतिरक्षा के अधिकांश वकीलों का मैंने जीवन वृत्त आपके समक्ष रखा है, लेकिन आज अभियोजन के अधिवक्ता का जीवन वृत्त, उनके कार्य पद्धति, उनके संघर्षों के बारे में हम आज आपके समक्ष जो है बातें रखेंगे। तो यशपाल सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत जैसा कि मैंने बताया कि प्रतिरक्षा के वकीलों का लगातार हमने जो है कार्यक्रम अपने दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया है और आज अभियोजन की किसी अधिवक्ता से हमारी बात हो रही है और वो भी चूँकि आप अभियोजन के भाई जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हैं आप, तो आपसे मैं बातचीत शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने नाम बताया है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है और आपके माता पिता कौन हैं, उनके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं आप। मेरा जन्म स्थान जो है, मेरा गांव, उसका नाम है बिसरा, जो इस जनपद के दक्षिणांचल में सरयू तट पर बसा हुआ है। गोला बाज़ार से लगभग 1.5 किलोमीटर पश्चिम। वही मेरा जन्म माने मूल स्थान है। जन्म तो मेरा गोरखपुर शहर में हुआ। अच्छा। मैं जन्मा तो यहाँ सदर अस्पताल गोरखपुर में, ऐसा मेरे माता पिता मुझे बताते थे, और लेकिन गांव मेरा बिसरा है। बिसरा और गोरखपुर थाना जो है वो गोला है। गोला। और तहसील भी पहले तो बांसगांव थी, अब गोला हो गई है। मैं वहीं का आपके निवासी हूँ। चूँकि आपके पिताजी के बारे में तो पूरा पूर्वांचल जानता है, प्रदेश स्तर पर स्वयं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं अपने मुखर बिंदुओं से आप अपने पिताजी का नाम बताएं और अपने माताजी का नाम बताएं। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कृष्णपाल सिंह जी, जिन्हें लोग श्री केपी सिंह जी के नाम से भी ज़्यादातर लोग उनको इसी नाम से जानते थे, वो इस जनपद के एक अच्छे फौजदारी के अधिवक्ता थे। और मैं शायद कहने में संकोच नहीं करूंगा कि इस पूर्वांचल के और तमाम बाहर के ज़िलों में वो ट्रायल करने जाते थे, वहाँ के केसेस आते थे, लोग उन्हें ले जाते थे और उन्होंने किया भी। वो 12 वर्ष सन 1980 से लेकर सन 1992 तक गोरखपुर फैज़ाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने स्नातकों का विधान परिषद में प्रतिनिधित्व भी किया। 2 बार वो जीत करके और विधान परिषद में बतौर विधान परिषद सदस्य वो रहे।
और विधान परिषद में रहते हुए वो तमाम वहाँ की जो कमेटियाँ हैं उनके सदस्य और वो चेयरमैन भी रहे। मेरी माता श्रीमती सुधा देवी सिंह जी स्वर्गीय, वो भी इसी जनपद की रहने वाली। मेरी ननिहाल जो है वो बांसगांव के बगल में एक भटौली बाज़ार है, अच्छा, अच्छा। उसी से सटा हुआ एक गांव है बैदौली बाबू, वहाँ वो मेरी ननिहाल है। और मेरे परनाना जो है स्वर्गीय ठाकुर रामदास सिंह मुख्तार, वो मुख्तार हुआ करते थे उस ज़माने में, एडवोकेट एक्ट नहीं था। वो भी इस पूर्वांचल के बड़े लब्ध प्रतिष्ठित फौजदारी के अधिवक्ताओं में गिने जाते थे। और जब तक वो जीवित रहे तब तक वो बार एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष अच्छा, चुने जाते रहे। ये सबसे जो क्रेडिटेबल बात थी, लोगों का उनके प्रति इतना लगाव था। और ये हमारे माता बिल्कुल पिता बिल्कुल का निश्चित रूप से दर्शकों, जैसा कि यशपाल सिंह जी ने बताया है, केपी सिंह जी इस पूर्वांचल के नामी गिरामी अधिवक्ता थे और वो ट्रायल के लिए बहुत दूर दूर तक जाते थे। इवन लोग बताते हैं कि हाई कोर्ट वगैरह में भी वो जाते थे। और विधान परिषद सदस्य के रूप में उन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया है और बहुत सारी उपलब्धियां उनके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। तो एक तो स्वयं उपलब्धि यशपाल सिंह की यही है कि वो स्वयं केपी सिंह जी के सुपुत्र हैं। अच्छा, उस पर हम और थोड़ी बात करेंगे आगे। हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपके पिताजी कितने भाई थे? मेरे पिताजी जो है वो 3 भाई थे। अच्छा, और उसमें सबसे बड़े कौन थे? सबसे बड़े जो है श्री चंद बदन चंद जी थे। अच्छा, दूसरे श्री गुलाब सिंह जी, और तीसरे जो है वो मेरे पिताजी थे। अच्छा, सबसे छोटे थे अपने भाई? सबसे छोटे थे जी। अच्छा जी जी जी। तो आपके बाबा जी का क्या नाम था? स्वर्गीय रामपाल सिंह जी। अच्छा अच्छा, रामपाल सिंह जी। जी। अच्छा, आप कितने भाई और बहन हैं? हम 2 भाई और 5 बहनें हैं। अच्छा, 7 लोग हैं? हाँ, 7 हम लोग अपने हैं। पिताजी की 7 संतान? जी 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 जी। अच्छा, 7 लोग हम लोग हैं। तो आप जो है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई थी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा, हमारे पिताजी जब आए प्रोफेशन में तो पंडित रामदास धर दुबे जी सिविल के बहुत ही प्रख्यात वकील हुआ करते थे। उनके यहाँ एक छोटे से कमरे में वो रह करके उन्होंने अपनी वकालत सन 1958 में शुरू की। अच्छा। जैसा वो हमको बताते थे। और बात को रेवेन्यू के बहुत ही अच्छे वकील पंडित गुलाब दत्त जी, जिनका आज भी आवास लहलादपुर में है, तो उसमें एक फ्लैट जो था, फ्लैट तो क्या कहूँगा, एक अलग वो पूरी यूनिट थी। और उसमें हमारे पिताजी किराए पर रहते थे। और 1970 में जब आवास बन गया तब फिर हम लोग यहाँ अच्छा, अपने आवास पे आ गए। तो प्रारंभिक शिक्षा आपकी? पंडित गुलाब दत्त जी के मकान के बगल में अच्छा, एक प्राइमरी स्कूल है। अब तो नई बिल्डिंग बन गई है कई मंजिली, बिल्कुल। लेकिन उस समय वो खपड़ैले की बिल्डिंग थी। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से शुरू की, उसी प्राइमरी स्कूल जी। और मुझे आज भी याद है कि वो पटरी, वो नरकट की कलम, वो द्वाइत, वो दूधिया, वो सब मुझे याद है। अच्छा। और मैं हम लोग उसी से उसके बाद की पढ़े। शिक्षा आपकी कहाँ से? उसके बाद मैं 4th और 5th कक्षा 4 और 5 ये मैंने सरस्वती शिशु मंदिर, अच्छा, पक्की बाग, मैं वहाँ का छात्र रहा। और जब मैं 5 पास कर लिया तो मेरा एडमिशन हो गया यहाँ, उस समय शहर का सबसे अच्छा विद्यालय माना जाता था गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज। बिल्कुल। मैं वहाँ 6 से लेकर के और इंटर तक की शिक्षा मैंने जुबली इंटर कॉलेज से प्राप्त की। वहाँ से जब निकला तो मेरा एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में और मैं चला गया दक्षिण भारत। अच्छा अच्छा। एक
अब ये एपिसोड आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन वृत्त। और उसमें ये हुआ कि हमारे एक सगे चचेजात भाई जो हमारे बड़े पिताजी के लड़के थे, वो भी प्रोफेशन में ही थे, वकालत पेशे में, स्वर्गीय रमेश सिंह जी, बड़ी ही कम उम्र थी उनकी, और सडनली उनको हार्ट अटैक हुआ और वो दिवंगत हो गए। इससे मेरी माँ जो है वो काफ़ी आर्त थी और उसे लगा कि मेरा बच्चा बहुत दूर है। तब इतनी कम्युनिकेशन नहीं थी, ये सारी चीज़ें नहीं थी। और फिर उन्होंने मुझे बुला लिया और उनका अब तुम कुछ नहीं करोगे, अब तुम यहीं पढ़ोगे। तो बल्कि मेरे पिताजी ने कहा कि तुम क्या करोगे, तो मैंने कहा बीए। अच्छा। तो उनका बीएससी कर लो। मैंने कहा नहीं, मेरा जो ऑब्जेक्ट था वही ख़त्म हो गया, तो अब मैं बीए करूँगा। और फिर मैंने विश्वविद्यालय से मैंने बीए किया, स्नातक किया, और उसके बाद फिर लॉ किया। लॉ करने के बाद फिर मैं वकालत पेशे में आ गया। किस वर्ष में आपने? मैं 1987 फरवरी में मेरा रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ, और मैं फरवरी से मैंने वकालत पेशा। यानी आपके पिताजी आपको इंजीनियर बनाना चाहते थे और वो सडनली परिस्थितियां आपको वकालत की तरफ लेके आ गई। मैं समझता हूँ, देखिए, एक अंग्रेज़ी की कहावत है कि एवरीथिंग इज़ डेस्टिन्ड इन द लाइफ। और उसका यही है कि जो प्रारब्ध है वो होता है। तो शायद ईश्वर मुझसे ये काम लेना चाहते थे तो मुझे इस तरफ ले आए, और मैं जो इसमें बेहतर तो कर सकता हूँ करने का प्रयास करता हूँ। आपके सीनियर? जी, मैं उन्हीं के साथ था। और बाद को मैं बतौर सरकारी अधिवक्ता मैंने अपनी एक राह चुनी। आपकी शादी कब? 27 फरवरी सन 1990 को मेरा विवाह हुआ। अच्छा। आपकी पत्नी गृहिणी है या? मेरी पत्नी शुद्ध रूप से गृहिणी है। अच्छा। और उनका नाम है स्नेहलता सिंह। अच्छा जी। कहाँ है आपकी ससुराल? ये पहले तो बस्ती जिला था, अब संत कबीर नगर हो गया। अच्छा। मेदावल के पास इसी राप्ती के तट पर ही है बढ़िया ठाठर। अच्छा, बढ़िया ठाठर। बिल्कुल। तो हमारे ससुर जी स्वर्गीय राजवल्लभ सिंह जी, और मेरे इकलौते साले थे डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह, जो इसी कोविड में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अच्छा। कि वो चल बसे, और वो यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके पिताजी के बारे में, कि आपके पिताजी जब विधान परिषद के सदस्य थे तो उन्होंने अधिवक्ता हितों के लिए तमाम सारे कार्य किए, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, एक बहुत बड़ी उनकी एक तो मैं ये बताता चलूँ कि 2 टेन्योर वो रहे लगातार, 6 साल 12 साल वो रहे, और आप ये समझिए कि वो निर्दल थे। अच्छा। किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे। उन्होंने वो दोनों चुनाव जो है अच्छा। बतौर निर्दल वो लड़े और निर्दल वो जीते, और ये लोगों का स्नेह था, प्यार था, संबल था कि लोगों ने उन्हें विधान परिषद में पहुंचाया। विधान परिषद सदस्य रहते हुए उन्होंने, जहाँ तक मुझे अच्छी तरह याद है, कि हमारी न्यायपालिका जो थी वो पहले नॉन प्लान में थी। बिल्कुल। और ये बड़ा दुखद था कि इस बात को पिताजी ने उठाया वहाँ पे कि इसे भी प्लान में होना चाहिए न्यायपालिका, जो एक महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल। विधायिका, कार्यपालिका, तो न्यायपालिका भी। और दूसरी बात ये कि साहब, आप हमसे इतने रसूम ले रहे हैं, आप हर दरख्वास्त पर टिकट ले रहे हैं, आप वकालतनामे पर टिकट ले रहे हैं, ये सारा रेवेन्यू हम इतना जनरेट कर रहे हैं, और इसके एवज में हमारे जजेस को या हमारी न्यायपालिका को क्या मिल रहा है, तो इसे प्लान में लिया जाए ताकि बिल्डिंग बने, भवन बने, और न्यायपालिका या उसकी कार्यप्रणाली में और सुधार हो। इन सब बातों को लेकर के उन्होंने जो है वो प्रस्ताव वो लाए थे विधान परिषद में, और विश्वास नहीं करेंगे आप कि उनके प्रस्ताव पर 2 दिन चर्चा हुई, और 2 दिन के बाद उनका प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास किया गया। कार्य परिषद के सदस्य भी थे, 26 वर्षों तक लगातार रहे। अच्छा। और अंत में ये आया, एक नियम आया शासन से कि साहब 3 बार से कॉन्जिक्यूटिवली जो 3 टर्म रह लेंगे वो उनको 1 टर्म बैठना होगा,
फिर वो लड़े ही नहीं। अच्छा अच्छा। और वो कुमारगंज जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके भी एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे। वो जो आपकी लखनऊ की आज SGPGI जो सबसे बड़ी मेडिकल हमारी संस्था है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके वो फाउंडर जो है वो मेंबर थे जब वो बन रही थी उस समय। तो ये सब रहा, बहुत सारी उपलब्धियां उनके नाम की उन्होंने हैं। किया। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चियां हैं, 4 लड़कियां हैं, अच्छा अच्छा। जिनमें 2 विवाहित हो गई, 2 अभी हैं। अच्छा, 2 की शादी नहीं जी, बच्ची है। अच्छा, अभियोजन की वकालत में कितना, जैसे प्रतिरक्षा की वकालत करने के लिए लगातार व्यक्ति को एक सीनियर के सानिध्य में रहना पड़ता है, तो अभियोजन की वकालत करने के लिए क्या वो प्रतिरक्षा की ही वकालत वहाँ काम करती है या उसके लिए विशेष कोई प्रयास करना पड़ता है? क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको बताता चलूं तो शायद मैं चीज़ों को आसानी से समझा ले जाऊंगा। हमारी माननीय उच्चतम न्यायालय जो एपेक्स कोर्ट है इस देश की, उसने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लोक अभियोजक का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो सिर्फ सजा दिलाए। बिल्कुल, उसका ये काम है, चाहे वो लोक अभियोजक हो या बचाव पक्ष का अधिवक्ता हो, वो चाहे मुल्जिम का अधिवक्ता हो या सरकार का हो, इन दोनों का ये पुनीत कर्तव्य है कि वो न्यायालय को, न्यायाधीश को फैसिलिटेट करें। बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल बोथ शुड फैसिलिटेट द जस्टिस, ये उन्होंने कहा, सो दैट द कोर्ट कैन रीच एट द एंड ऑफ जस्टिस, ये उन्होंने कहा। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई ऐसी एविडेंस है जिससे अभियुक्त को लाभ पहुँचता हो तो ये प्रोसिक्यूटर की मॉरल ड्यूटी होती है कि वो उसको पहुँचाए। बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ न्याय होना चाहिए। जो मूल मकसद है वो ये है कि न्याय होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब पीड़ित पक्ष जो है पुलिस में शिकायत करता है और पुलिस उस घटना को सही मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करती है, तो अधिकांशतः पीड़ित पक्ष को ये पता नहीं चल पाता कि उसकी वकालत जो है सरकार का अधिवक्ता करता है। तो ऐसी स्थिति में उसे कैसे जानकारी मिल पाती है कि वो निश्चिंत रहे, उसके तरफ से उसकी वकालत करने के लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है? क्या कहेंगे इसको, कैसे? नहीं, ऐसा है कि जब ज़मानत की स्टेज होती है तो हम सभी विरोध करते हैं। ज़मानतें मंजूर होना, खारिज होना, ये तो निर्णय करना माननीय जज साहब का काम, मगर हम अपना काम करते हैं। और जब मुकदमा गवाही में जाता है, अच्छा, तब तो फिर चाहे वो वादी हो चाहे साक्षी हो, जो भी है साक्षी, उन सबको जो है वो बाकायदा समन जाते हैं। समन पर नहीं आते हैं तो फिर कोर्सिव एक्शन होता है, वारंट इशू होते हैं और उनको बुलाया जाता है, वो आते हैं, उनका साक्ष्य होता है। जैसे न्यायालय में तमाम सारी जो कार्रवाई हैं वो कार्रवाइयाँ शिथिल ना हों, उसमें तेज़ी आए। जैसे कमिटल की प्रक्रिया है, जो मामले सेशन कोर्ट, ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट हैं, अक्सर वो उसमें ये देखा जाता है कि मामले कमिट नहीं हो पाते हैं। तो इस स्थिति में एज ए लोक अभियोजक आप लोगों की कितनी भूमिका, आपकी या आपके सहायक अभियोजक गण की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सच ये है कि आरोप पत्र जो है वो माननीय मजिस्ट्रेट महोदय की अदालत में दाखिल होते हैं। मजिस्ट्रियल कोर्ट में जो है वो हमारे लोक अभियोजक जो APO हैं, PO हैं, SPO हैं, वो सभी कार्य करते हैं। बिल्कुल, लोअर जुडिशरी में वो करते हैं और सेशन में बतौर जिला जज के यहाँ एज ए DGC मैं और मेरे जो ADGCs हैं या जो विशेष लोक अभियोजक हैं, वो सभी जो है वो सत्र न्यायालयों में कार्य करते हैं। तो चार्जशीट दाखिल होती है मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ, बिल्कुल, और वहाँ जो है वो APO SPO काम करते हैं। मैं समझता हूँ उसमें उनकी भी भूमिका नहीं है। सच ये है कि जैसे ही चार्जशीट दाखिल हुई और माननीय मजिस्ट्रेट ने उसका संज्ञान लिया
लिया। तत्काल प्रभाव से उसमें समन इशू होने चाहिए और उनकी बुलाहट होनी चाहिए। मुझे लगता है शायद उसमें कहीं कुछ लैकनेस है या कहीं कुछ तो ये गड़बड़ी है। DGCS का मामला नहीं, बल्कि उसके लिए तो प्रोसिक्यूटर नियुक्त होते हैं, हाँ, तो सरकारी कर्मचारी उनके नियुक्त वो होते हैं। तो कोर्ट का ही वो है। तो उनके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप तो हमें तो पता भी नहीं चलता है कि कब वहाँ जो है वो अभियुक्त हाजिर हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके ऊपर क्या जा रहा है। तो उसमें भी मतलब कुल मिलाकर के ये मजिस्ट्रेट न्यायालय का तक के ये मामले हैं, और चूंकि आप लोग कमिटल, जहाँ तक कमिटल का सवाल है, ये तो पूरा भार जो है वो माननीय मजिस्ट्रेट महोदय के ऊपर है और उनके ऑफिस पे है। अक्सर सरकार का दबाव होता है, प्रशासन का दबाव होता है कि हम कन्विक्शन की तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान देता है प्रशासन कि हम कितने अपराधियों को सज़ा दिलावें। तो इसमें आप लोगों के ऊपर प्रशासनिक दबाव होते हैं, तो वो दबाव किस तरह से जो है उस दबाव को बहुत सहजता के साथ कैसे आप लोग स्वीकार करते हैं कि प्रोसीडिंग भी स्पीडी हो और न्याय भी सही न्याय निर्णयन हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दोषी छूट जाए और निर्दोष को सजा हो जाए। तो इस पर किस तरह से आपकी चौकसी रहती है? देखिए, हम सब के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, ऐसा कोई दबाव नहीं होता है। हाँ, मॉनिटरिंग होती है और वो होनी भी चाहिए। मैं स्वयं करता हूँ अपने ADGCs की या पैनल लॉयर्स की या जो हमारे स्पेशल काउंसिल्स हैं उनकी मॉनिटरिंग भी मैं करता हूँ। उनसे पूछता हूँ कि भाई कोई दिक्कत है, वो आते भी हैं, परामर्श लेते हैं कि ये बिंदु आ गया, मुझे कैसे क्या इसको हैंडल करना चाहिए। मैं उनको सुझाव देता हूँ, परामर्श देता हूँ, राय देता हूँ, बताता हूँ। तो ये तो होता है, मॉनिटरिंग होती है, मगर दबाव क्या है? दबाव ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ यहाँ मैं कहना चाहूँगा, बड़ा आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक देश का या प्रदेश का नागरिक वो ये चाहता है कि मैं सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरी प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति जो है वो सुरक्षित रहे। इसके बाद तब सारी चीज़ें आती हैं। हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनका तो यही पहला ऑब्जेक्ट है कि भयमुक्त समाज दूंगा, और भयमुक्त समाज हो और उसमें वो हम सभी जो है उस बिंदु पर पूरी तौर पर कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। और हम जो है कोशिश हमारी ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो दोषी को सजा दिलावें, ये प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप ये बताइए कि एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हो रहा है, 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, माइनर बच्चियों के साथ आप महिलाओं के प्रति अत्याचार में देख लीजिए। दूसरी तरफ दहेज हत्याकांड हो रहे हैं, मर तो गई वो, बिल्कुल आत्महत्या हो रही हैं। तो और बाकी तो जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, कत्ल है, डकैती है, लूट है, क्या। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि अब तो अब तो मतलब नए तरीके के जो है वो अपराध हो रहे हैं। साइबर क्राइम हो रहा है, सब साइबर क्राइम हो रहा है, और साइबर क्राइम हो रहा है, और ये भी हो रहा है। ये मैं तो ये देख रहा हूँ अभी जमानतों में, मैं देखता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी डीलिंग की काम हो रहे हैं, एक ज़मीन को 4 आदमी को बेच देना, पैसे ले लेना, रजिस्ट्री न करना, बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक ही ज़मीन को 4 आदमी को बेच देना। तो इस तरह के भी अपराध जो हैं वो हो रहे हैं, इस तरह के भी अपराध हो रहे हैं। तो ये मतलब दीज आर दी न्यू डायमेंशन ऑफ द क्राइम आप कह सकते हैं। और बाकी वो जो आपने कहा कि साइबर क्राइम जो हो रहे हैं, पता चला कि आपने ज़रा सा OTP क्या बता दी, आपका खाता खाली, क्या क्या। अभी एक रिटायर्ड जो है दरोगा जी, वो 18 लाख रुपए गवा बैठे, ज़मानत मैंने खारिज कराई। तो इस तरह के तमाम अपराध हो रहे हैं, नए नए तरीके के ये हो रहा है। तो हम ऐसे में हम अभियोजक जो है वो हमारा यही प्रयास होता है
कि जो सरकार की उच्च प्राथमिकता है कि दोषियों को सज़ा कराई जाए, उसके लिए हम भी पूरी तौर पर लगे हुए हैं और हमें सफलता भी मिल रही है। योगी जी की सरकार अपराधियों पर लगातार नकेल कस रही है, तमाम सारे प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं, बुलडोजर चलाए जाते हैं और भी तमाम सारे जो है स्पीडी ट्रायल तक जो है प्रशासन आप तक जो है अपराधियों को पहुंचा देता है। कोई भी मुकदमा जब शुरू होता है, विशेष करके सत्रवाद न्यायालयों में, सत्रवाद या विशेषवाद सत्र न्यायालयों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या है, पहले आरोप विरचित होता है, तो वहाँ भी हमारे प्रोसिक्यूटर को अलर्ट रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि जो एविडेंस आई है, ये एविडेंस में कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। ऐसा तो नहीं कि विवेचक जो है उस ओर नहीं जा पाया है, कोई सेक्शन और बन रहा है या कोई सेक्शन गलत लगा हुआ है, तो उस पर माननीय न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए कि श्रीमान ये है, ये एविडेंस है, ये धारा भी इसमें बनती है, इसमें भी आरोप विरचित होना चाहिए, या ये नहीं बनती है, इसकी जगह ये बनती है। तो वो तभी संभव होगा जब आप पत्रावली यानी केस डायरी का अवलोकन करेंगे, उसे गंभीरता से पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। तो पहली स्टेज, फिर उसके बाद आता है आपका साक्ष्य। तो साक्ष्य में आपको हर मुकदमा हमारे लिए एक हर पत्रावली समझिए हमारे लिए एक इम्तहान है। तो आपको एक स्ट्रेटजी के तहत जो है हर पत्रावली को उसका अध्ययन करना, उसमें देखना कि क्या है कमी, क्या नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको देख के तब आपको प्रोसीड करना है। और फिर उसके बाद जो है जब साक्ष्य समाप्त होता है तो बयान मुलजिम के बाद आपका डिफेंस के साक्षीगण, बचाव पक्ष यदि अपना कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, चाहे अभिलेखीय और चाहे मौखिक, तो उसको भी पूरी जो है वो अधिकार है, अवसर मिलता है। और उसके बाद बहस के बाद फैसला। पर ये बता तो दिया हमने आधे मिनट में, मगर इस प्रक्रिया को होने में वर्षों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। हाँ, उसमें ये ज़रूर है कि कभी कभी ऐसा लगता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि बचाव पक्ष जानबूझ करके और उसे टालने का प्रयास करता है। तो वो नहीं होना चाहिए। हमें अपना कर्म करना है, चाहे हम हों या बचाव पक्ष के अधिवक्ता। बाकी निर्णय करना जज का काम है, वो अपना निर्णय करें। अच्छा, जब पीड़ित अपना स्वयं का एक अधिवक्ता नियुक्त करके और आपके समक्ष उपस्थित होता है, तो उसकी भूमिका क्या होती है? उसकी बहुत अच्छी भूमिका होती है, बशर्ते वो अच्छा व्यक्ति मिल जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने ये ज़रूर कहा कि अगर स्टेट की तरफ से या वादी की तरफ से अगर कोई अधिवक्ता वादी इंगेज करता है, तो उनकी भूमिका सिर्फ यही होगी कि वो असिस्ट करेंगे। माननीय न्यायाधीश के समक्ष जो है जो भी कार्रवाइयाँ होनी है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही करेगा। लोग जिद करने लगते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एविडेंस करने से क्या फ़ायदा। ये तो यहाँ से लेके एपेक्स कोर्ट तक कहती है कि सेम सेट ऑफ फैक्ट, सेम सेट ऑफ एविडेंस, उस पर आपने 2 गवाह पेश कर दिए, 3 गवाह पेश कर दिए, जरूरी थोड़ा है कि 8 गवाह हैं तो 8 पेश कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि निश्चित रूप से जब जीरा होगी तो कुछ न कुछ जो है वो कुछ चीज़ें छन के आएंगे ही, तो उससे कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं। हाँ, तो कभी कभी उनकी वो जिद जब होती है कि साहब ये भी कर दिया जाए, वो भी, तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई इसमें मेरा अहित हो सकता है। गवाह पक्षद्रोही नहीं होते हैं, गवाह मुलजिम से मिल नहीं जाते हैं, तो बहुत सारी कथाएं और व्यथाएं हैं, तो उसमें ये भी एक है। और विशेष करके आपने अभी जिनका कहा कि जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं, शायद उनके खिलाफ लोग गवाही करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही सवाल था मेरा, तो जो गवाह हैं उनको किस तरह से, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अब जो है प्रोटेक्शन, हाँ जी, उसी पर सवाल। अब वो प्रोटेक्शन जो है उस पर आ रहा हूँ। प्रोटेक्शन जो है वो दिया है गवर्नमेंट ने, और
माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश भी जारी किए हैं। मैं सबको आपके इस चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि अगर उन्हें किसी क्षण लगता है, किसी भी साक्षी को, कि मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो सकती है या मुझे मुलजिम की तरफ से उसे डराया जा रहा हो, धमकाया जा रहा हो, तो सबसे पहले तो ये है कि वो न्यायालय को सूचित करें अपने सरकारी वकील के साहब के माध्यम से, और दूसरी बात जो है संबंधित थाने को ज़रूर सूचित करें। और अब तो मैं देख ये रहा हूँ कि इनवेरिएबली जितने भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आ रहे हैं और सत्र न्यायालय के भी जो आदेश आ रहे हैं, उनमें एक क्लॉज रहता है कि अगर आपने गवाहों को डराया, धमकाया या उनको किसी तरह से आपने प्रलोभन देने की चेष्टा की, कुचेष्टा की, तो आपकी ज़मानत जो आपको मिली है वो निरस्त हो जाएगी। एक मुकदमा है इसी शहर का, उसमें एक महिला एक पुरुष से विवाह कर लेती है और दोनों मिलकर के वो महिला अपनी माँ की हत्या कर देती है और उसके बाद बाकायदा रिपोर्ट होती है। उसका एक भाई है जो मंदबुद्धि है और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसमें बाकायदा उन दोनों की सज़ा भी हुई। अच्छा। हम लोगों के अथक प्रयास से उस मुकदमे में सज़ा हुई और वो बच्चा मुश्किल से, मेरे समझ से अभी उसकी क्या उम्र होगी, 20-22 साल या 20 साल होगी, वो गवाही करने आया। तो उसने कहा मैं गवाही नहीं करूँगा। तो मैंने उससे पूछा क्या बात है, तो उसने कहा मैं जज साहब को बताऊँगा। अच्छा। तो मैंने जज साहब के सामने उसको खड़ा कर दिया। मैंने कहा सर, ये हमारा साक्षी है और ये इसकी माँ की हत्या हुई है, उसमें इसकी बहन और उसका पति दोनों मुलजिम हैं। ये आपसे कुछ कहना चाहता है गवाही देने के पूर्व। तो उन्होंने कहो, तो उसने कहा कि मेरी हत्या हो जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद आउटराइट जज साहब ने ऑर्डर किया एसएसपी महोदय को, और आज भी गार्ड उसके साथ हैं, आज भी हैं। उस मुकदमे में कन्विक्शन हो गया। बिल्कुल। उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सरकार में ये है कि कम से कम चीज़ें अगर संज्ञान में आ गई तो उन्हें पूरी तौर पर कोशिश की जाती है कि इनको जो है प्रतिरक्षा अक्सर फॉल्स इम्प्लीकेशन की बात करता है। हाँ, तो फॉल्स इम्प्लीकेशन जैसे कैसे इसका निर्धारण आप करते हैं कि जो साक्षी आपके सामने है या जो पीड़ित आपके समक्ष अपनी बात कह रहा है, कितनी सच्चाई है उसके बात में, इसका निर्धारण कैसे हो पाता है, किस तरह से हो पाता है? देखें, क्योंकि तमाम मामले झूठे भी ऐसे होते हैं जो हम अपनी बात कहते हैं, बचाव पक्ष अपनी बात कहता है। बचाव पक्ष हमेशा कहेगा कि साहब हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया, हम झूठे फंसाए गए। उसके लिए तमाम वो तर्क रखता है। और अभियोजन जो है कहता है कि नहीं साहब, इन्होंने ये अपराध कारित किया है, उसमें ये साक्ष्य हैं और ये साक्ष्य जो है ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये अपराध किया है। बाकी निर्णय करना वो माननीय न्यायाधीश का कार्य, वो उसमें से ग्रैंड एस्चेफ करके उसको निकालते हैं कि साहब क्या सही है और क्या गलत है, दूध का दूध, पानी का पानी, वो उसको करते हैं। वो न्यायाधीश। बाकी अपना पक्ष सभी रखते हैं। अच्छा सिंह साहब, कानून की किताब पढ़ते पढ़ते, फाइल पलटते पलटते पूरा दिन गुजर जाता होगा, तो इन कानूनी झंझावातों के बीच में कभी मौका मिलता है साहित्य की दुनिया में, या कहानी, कविता, अपने पुस्तकों को पढ़ने का कभी मौका मिला आपको? साहब, मैंने कभी कोई इस तरह का अध्ययन नहीं किया। हाँ, कभी जैसे मान लीजिए नवरात्र है, मैं अपना माताजी का पाठ जो है करता हूँ, और बिल्कुल बिल्कुल, बस ये सब नहीं। बचपन में छोटे कक्षाओं में जो कविताएं पढ़ी होंगी अपन जो है, या हम सभी लोग, हमें भी ख्याल आता है कि जब बचपन में जो कविताएं जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय उसका भावार्थ समझ में नहीं आता था, लेकिन आज जब वो लाइनें हम लोगों के समक्ष आती हैं तो लगता है कि नहीं, वो बहुत बड़ी चीज़ें कही गई थी, जो है हम लोग उसे बहुत आसानी से कविता में लेके चले गए। जैसे हमने कविता पढ़ा था कि जैसे
बच्चों की एक अपनी अलग दुनिया होती है। तो उसमें एक साहित्यकार की कविता में पढ़ा था, तो जिसमें आया था कि मैंने छुटपन में छुप कर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी, फल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ खो गए धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था, मैंने गलत बीज बोए थे। तो ये सब लाइनें जो है उस समय की साहित्य समाज का दर्पण जो माना गया है, तो ये कहीं न कहीं से ये ताकत मिलती है। भले ही हमको अपने क्लास की प्रार्थना ही याद हो, जैसे हम लोग कि वह शक्ति हमें तो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ, ये सब प्रार्थनाएं जो कराई जाती थी, आज उसका बड़ा महत्व है। आज जब इस जीवन के इस पड़ाव पर हम हैं तो बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण। अब मैं कविताओं में तो नहीं हो, मगर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं आपका इशारा समझ गया। मैं एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगा अपने अधिवक्ता भाइयों को कि या अन्य लोगों को भी, बिल्कुल बिल्कुल, कि जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि आप जीवन में जो भी काम कीजिए उसे पूरी तन्मयता से कीजिए। जैसे चाणक्य ने बताया है कि 20 गुण जो है सीखना चाहिए, कि सिंह देकम, वका देकम, शिक्षेत, चत्वार कुकुटात, वाय सात पंच शिक्षेत, खट स्वान तृण गर्दभात, कि सिंह से 1 गुण, बकुले से 1 गुण, गधे से 3 गुण, मुर्गे से 4 गुण, कौवे से 5 गुण और कुत्ते से 6 गुण, ये 20 गुण होता है। उसने कहा कि कोई भी शासक अगर ये 20 गुण आत्मसात कर ले तो पराजित नहीं हो सकता। तो उसमें जो आपने कहा पूरी शक्ति, तो उसने बताया है कि सिंह से यही गुण सीखना चाहिए कि प्रभुतम कार्य मापी वा तन्नर कर तुम इच्छन्ति सर्वरंभेण तत्कार्य सिंह देकम प्रत्यक्षते, कि कार्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसमें पूरी शक्ति लगा देनी, पूरी तन्मयता से, पूरी शक्ति होनी ही नहीं चाहिए। जी, तो मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वो चाहे अभियोजन पक्ष हो या बचाव पक्ष, दोनों को कहीं भी आप रहें पूरी शक्ति से आप कार्य करें, सतत सक्रियता के साथ पूरी शक्ति लगावें, निश्चित रूप से। और आज भी वकालत पेशे का कोई जवाब नहीं है। ये शुरू से ये पेशा, अब क्या कहूँ, नहीं बिल्कुल बहुत ही सम्मानित पेशा है, सम्मानित पेशा रहा है। पैसे भी मिलते हैं, उस एक समय आता है निश्चित रूप से। आप जब एक स्टेज पे आते हैं और आपकी काबिलियत होती है तो आपकी पूछ होती है, और फिर आपको पैसे पारिश्रमिक भी मिलते हैं, अच्छे पारिश्रमिक, मतलब सम्मान भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, यश वैभव, सारी चीज़ें इससे जुड़े हुई। तो सारी बातें हुई। सिंह साहब, आपने बहुत बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को आपने बेहतर बात बताया। दर्शकों, आपने देखा कि यशपाल सिंह जी जो नामी गिरामी अधिवक्ता बाबू केपी सिंह के सुपुत्र हैं, कितना बेहतर तरीके से अभियोजन पक्ष के बारे में तो आपने बताया ही, साथ ही एक आम अधिवक्ताओं को, एक नए अधिवक्ताओं को कैसे अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए, किस तरह से अपने व्यवसाय में पारदर्शिता रखनी चाहिए, इन सब बिंदुओं पर आपने विस्तार से बात किया और अपने जीवन वृत्त पर, अपने परिवार के बारे में भी आपने बेहतर जानकारी दी। निश्चित रूप से आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके जीवन में काम आएगी। फिर कभी किसी और इसी तरह की शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। सिंह साहब, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमसे बातचीत किया, हमारे दर्शकों को अच्छी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।